नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। हमारे यहाँ इंडिया में जब भी सेविंग की बात होती है तो दो ऑप्शंस हमेशा याद आते हैं। एक है बैंक फिक्स डिपॉजिट और दूसरा स्मॉल सेविंग स्कीम्स। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर किसान विकास पत्र। फिक्स डिपॉजिट हमेशा से एक बहुत ही पसंदीदा ऑप्शन रहा है, लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गए हैं, अगर हम 5 साल या उससे अधिक अवधि के एफडी की बात करें तो उसमें भी एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.70% है, या प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसके आसपास आपको 5.75, या अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो 6.50। तो मतलब 5.50 से लेके 6.50% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की अगर बात करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो गया है। एनएससी यानी नेशनल सेविंग स्कीम जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80%, किसान विकास पत्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90%, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% पर एनम ये अभी रह गया है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में क्या विकल्प है? मतलब पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जो एफडी हैं उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। आजकल महंगाई दर या इन्फ्लेशन चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो लगभग 5% का एवरेज तो आपको लेकर चलना होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि थोड़े से और विकल्प तलाशने होंगे। और यही नहीं, जो हम फिक्स डिपॉजिट में या इस तरह के जो भी ऑप्शंस हैं यहां पर जब इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर पैसा रखते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, जो कि आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स भी चुकाना होता है। तो कुल मिलाकर अपने हाथ में जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आते हैं वो काफी कम रह जाते हैं। तो ऐसे में एक ऑप्शन और भी है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड, या जिसको आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये जो आरबीआई सेविंग बॉन्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इशू करती है। एक तो ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो मतलब ये सेफ है। जहां तक हालांकि बैंक एफडी की हम बात करें तो वहां पर भी अगर पीएसयू बैंक्स हैं या एसबीआई है या कोई अच्छे प्राइवेट बैंक्स भी हैं तो वहां पर फिर भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में भी हमने एक्सपीरियंस किया कि लोगों का पैसा वहां पर अटक गया। अब इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है ये एकदम सेफ है। यहां पर आपको क्रेडिट रिस्क तो नहीं है कि आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो जो प्रॉमिस किया गया वो भी आपको मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इनको इशू करता है। ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें, उसके अलावा 3 प्राइवेट बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, यहां पर ये बॉन्ड आपको मिलते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको बॉन्ड सेल करते हैं। इन बॉन्ड्स में मिनिमम आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा और अपर लिमिट कोई भी नहीं है। ये सिंगल नाम से भी हो सकते हैं, जॉइंट भी हो सकते हैं और माइनर थ्रू गार्डियन भी हो सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% पर एनम, पेड हाफ ईयरली। आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी ले सकते हैं यहां पर, या फिर आप पे आउट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पर या पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन पर, उनके मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। हाँ, यहां पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा जैसा कि एफडी पर होता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल है। वैसे भी आज की डेट में सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आपका पीपीएफ, इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। बाकी तो खैर जो भी सेविंग स्कीम्स हैं उन पर जो भी
इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग स्कीम्स हैं इस पर भी आपको टैक्स चुकाना होगा। इनमें कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया और साथ में रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब कि एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी रेजिडेंट यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। 7 ईयर का लॉक इन होगा और कंपल्सरली डीमैट में आपको ये बाय करने होंगे। तो मतलब आपका डीमैट होना इसके लिए जरूरी है। और ये ट्रेडेबल नहीं है, मतलब ये जैसे कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.75% वाला जो ये बॉन्ड है ये ट्रेडेबल नहीं है और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। अगर आपको बीच में निकलना है, आपको एग्जिट करना है, तो वहां पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर बॉन्ड होल्डर की एज 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच है तो 6 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं। अगर बॉन्ड होल्डर की एज 70 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच है तो 5 ईयर्स के बाद एग्जिट कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड होल्डर की एज 80 ईयर्स से अधिक है तो फिर 4 ईयर्स के बाद आप बॉन्ड को फोरक्लोज कर सकते हैं, यानी इसको सरेंडर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहां पर आप इसको फोरक्लोज भी कर सकते हैं सर्टेन कंडीशन में, जो मैंने बताई आपको कि एज के हिसाब से, और मिनिमम जो एज है वो 60 ईयर्स के ऊपर होगी तो ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो इसके लिए है कि किसी ने अगर इन्वेस्ट किया और बाद में वो रिटायर हो जाते हैं और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हो सकता है कि उनको फोरक्लोज करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसमें भी ध्यान रहे कि पिछले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का 50% डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो 7 ईयर की मैच्योरिटी है उससे पहले अगर आप फोरक्लोज कर रहे हैं तो उसके लिए एक तरह की पेनल्टी है कि अगर आपको बीच में फोरक्लोज करना है तो जो लास्ट 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है उसका 50% आपको एज ए पेनल्टी बियर करना होगा। यदि मैं इसको कंपेयर करूं फिक्स डिपॉजिट के साथ में, तो जैसा मैंने आपको बोला, एक तो ये गवर्नमेंट की गारंटी है, आपको पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं है और इंटरेस्ट भी टाइम पे मिलता रहेगा। टैक्सेबल एफडीज भी हैं और टैक्सेबल ये भी है, तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ में, तो डेफिनेटली अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये कहीं ज्यादा सेफ है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के मुकाबले में। लेकिन अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स के हिसाब से जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में तो एक ही बात है, अगर 3 साल से कम होल्ड किया डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि आपका सेम आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो चाहे आपने एफडी में इन्वेस्ट किया हो या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल बॉन्ड में किया हो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 3 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं और उससे होने वाले जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आता है वहां पर टैक्स आपके स्लैब रेट से नहीं लगता, मतलब कि आप 5% में हैं या 10% में हैं या 20% में हैं, 30% में, ऐसे नहीं लगेगा। वहां पर आपको जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट्स या स्मॉल सेविंग स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके मुकाबले आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो देना होगा वो कम देना होगा। इन स्कीम में जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स आपको ज़्यादा देना होगा। लेकिन अल्टीमेटली बात सेफ्टी की भी है, तो अगर इस हिसाब से कंपेयर करें तो नो डाउट ये जो बॉन्ड्स हैं ये काफ़ी बेहतर हैं। इन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कैश में भी कर सकते हैं, आप चेक से भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस
करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड्स के बारे में। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है। जो लोग पैसा सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में तो हमेशा हम लोग लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा पैसा आप रखना चाहते हो कि एकदम सेफ रहे, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये एफडी के मुकाबले में या फिर जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उसके मुकाबले में एक बेहतर विकल्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी फीडबैक, आपके मन में जो भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।